मूवी की शुरुआत एक भागते हुए लड़के से होती है जो कि बर्फ से लदी पहाड़ी पर किसी से डरकर बहुत तेज भाग रहा है, मगर वो और ज्यादा नहीं भाग पाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और वहां पर कोई आता है और उसे जिंदा ही बर्फ में दफना देता है। अब सीन चेंज होता है और हम उस लड़के के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि एक इंटरव्यू में अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो खेलने गया था मगर उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। यानी आज तक उन्हें यह पता नहीं चलता है कि आखिर उसके बेटे के साथ हुआ क्या था। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही उस जगह से कई सारी मिसिंग रिपोर्ट आने लगती हैं। एक साथ 50 से 100 लोग तक लगातार गायब होते जा रहे थे मगर अभी तक उनका गायब होना एक रहस्य बना हुआ है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर हम एक गाड़ी को देखते हैं जिनमें 5 दोस्त सवार होकर स्कीइंग करने के लिए जा रहे हैं, जिनमें जीनी और एरिक कपल होते हैं और माइकल और इनगुन भी फिलहाल डेट कर रहे हैं। पांचवा दोस्त टोबियास अभी सिंगल ही लाइफ गुजार रहा है। दरअसल इस सीजन में उनको कोई भी स्कीइंग प्लेटफॉर्म खाली नहीं मिलता है, इसलिए एरिक उन्हें हर बार एक नई जगह पर ले जाता है जहां पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और वो पूरी तरह से सुनसान इलाका है। वैसे भी काफी देर स्कीइंग के साथ खूब मस्ती करते हैं, लेकिन तभी अचानक स्कीइंग करते वक्त टोबियास का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी पैर की हड्डी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है जिसे बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक किया जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब रात होने लगी है और उनकी गाड़ी वहां से काफी दूर है। तभी जेनी को वहां पर एक घर नजर आता है जिसके पास जाने पर वो किसी होटल जैसा लगता है, लेकिन उसका दरवाजा अंदर से बंद होता है। इसलिए एरिक विंडो का कांच तोड़कर अंदर जाता है और दरवाजा खोलकर सभी को अंदर बुला लेता है। अंदर जाकर सबसे पहले वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते हैं ताकि टोबियास का ट्रीटमेंट किया जा सके, मगर उन्हें कोई एड बॉक्स तो नहीं मिलता है पर बहुत सारा अल्कोहल मिल जाता है। इसलिए जेनी उसके घाव को साफ करके वहां पर मिले ग्लू से उसे चिपका देती है और एक पेन किलर भी दे देती है जिससे टोबियास को काफी राहत मिलती है। अब काफी रात हो चुकी थी इसलिए सभी लोग लाइट ऑन करने के लिए जनरेटर रूम में जाते हैं, मगर जेनी टोबियास के पास ही रुकती हैं जहां पर वो दोनों लालटेन की रोशनी में अपनी स्कूल लाइफ को मिस करते हैं। तभी होटल का मेन डोर अपने आप खुल जाता है। जेनी देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता है, इसलिए वो सोचती है कि ये शायद हवा की वजह से खुल गया होगा, मगर तभी हम सामने से किसी अनजान चीज को गुजरते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी ओर एरिक को जनरेटर मिल जाता है और वो उसे ऑन कर देता है। इसलिए माइकल और इनगुन उस होटल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। उसी दौरान उन्हें एक जला हुआ रूम मिलता है जिसकी दीवार पर किसी इंसान की खाल भी चिपकी हुई है। ये सब देखकर वो दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे होटल में लाइट्स आ जाने से म्यूजिक बजने लगता है। तभी जेनी को उस होटल की डायरी मिलती है जिसमें लास्ट एंट्री साल 1975 की होती है और उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि आप आशा मत खोइए, आपको आपका बेटा जरूर मिलेगा। उसी के साथ एक फोटो भी अटैच्ड होती है जिसमें हम उसी फैमिली को देखते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में अपने खोए हुए बेटे का इंटरव्यू दे रहे थे। वहाँ की हर एक चीज बहुत पुरानी होती है, लेकिन उनमें से कोई इस चीज को नोटिस नहीं करता है और अपनी ही मस्ती में गुल रहते हैं। बीच बीच में हमें कई तरह की अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मगर वो लोग इसे भी इग्नोर करते हैं। अब सोने का वक्त होता है इसलिए एरिक और जेनी टोबियास के पास ही रुकते हैं, लेकिन माइकल और इनगुन को मस्ती सूझ रही थी इसलिए वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं। मिडनाइट में उन दोनों के बीच कुछ बोलबाला हो जाता है जिसकी वजह से माइकल वहां से निकलकर लिविंग रूम में आ जाता है और हाई वॉल्यूम म्यूजिक के साथ दारू पीने लगता है। उधर अकेली बची इनगुन को रूम में किसी के आहट का एहसास होता है, इसलिए वो भी उन सब के पास जाने की सोचती है, लेकिन वो वहां से निकलती उससे पहले ही कोई पीछे से उसे कुल्हाड़ी मारकर अंदर खींच लेता है। वो उसे पूरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन म्यूजिक की वजह से कोई भी इनगुन के चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाता है। अब इनगुन किसी तरह से उसे बचकर भागते हुए दूसरी विंग में चली जाती है। तभी फिर से उस पर वो आदमी अटैक कर देता है और वो सामने बैठे माइकल को कुछ कहती उससे पहले ही वो इनगुन को मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग माइकल नाश्ता लेकर इनगुन के रूम पर जाता है, मगर उसके बहुत कहने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है, इसलिए वो खाना रखकर वहां से चला जाता है। अब एरिक स्कीइंग करने के लिए बाहर जाता है जहां पर वो कुछ ब्लड के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तभी सामने ही उसे इनगुन की डेड बॉडी मिलती है जो बर्फ की वजह से फ्रीज हो चुकी थी। एरिक बहुत ज्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे वही आदमी होता है जो फिर से उसी कुल्हाड़ी से एरिक को घायल कर देता है। वहीं दूसरी ओर होटल की लाइट्स बुझने लगी थी, इसलिए जेनी और माइकल जनरेटर रूम में चेक करने के लिए जाते हैं। तब वे देखते हैं कि उसका फ्यूल खत्म हो चुका है। उन्हें वहां पर थोड़ा सा फ्यूल मिलता है मगर उससे काम नहीं बनता है, इसलिए वो और फ्यूल पाने के लिए रूम्स को चेक करने लग जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक हिडन डोर मिलता है जिसको खोलने पर वो शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उस दरवाजे के पीछे बहुत सारे आइटम थे, छोटी सी चीज के लेकर हर एक बड़ी चीज जो नॉर्मली काम आती है। उसी रूम में उन्हें एक और डोर मिलता है जिसको खोलने पर वहां पर उन्हें काफी सारे फूड स्कैन और बहुत सारी चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। रूम को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे रिसेंटली यहाँ पर कोई रह रहा हो। वहाँ उन्हें एक पेपर कट भी मिलता है जिसमें छपी न्यूज से उन्हें पता चल जाता है कि ये होटल उसी फैमिली का है जिसका बच्चा 1975 में अचानक गायब हुआ था और तब से लेकर ये होटल बंद पड़ा है। यानी इस होटल को बंद हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं, मगर उस रूम का सारा सामान फ्रेश होता है। वहीं पर उन दोनों को काफी सारे हंटिंग वेपन दिखते हैं जिन्हें देखकर वो घबरा जाते हैं। इसलिए जेनी माइकल को टोबियास को लाने के लिए लिविंग रूम में भेजती है और खुद इनगुन को लाने जाती है क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी तक वो रूम में ही है। माइकल जब लिविंग रूम में जाता है तो वहाँ से टोबियास गायब होता है और उसे एक दरवाजे के पीछे बहुत सारा ब्लड दिखता है। वो पास जाकर दरवाजा खोलता है और अंदर उसे टोबियास मिलता है जो कि एकदम सेफ है।
असल में वो ब्लड नहीं होता है, वो एक फूड आइटम था जो कि टोबियास ने नीचे गिरा दिया था। दूसरी ओर जेनी के दरवाजे को नॉक करने पर भी कोई रिप्लाई नहीं मिलने से वो दरवाजे को धक्का देकर खोलती हैं, क्योंकि अब वो लॉक्ड नहीं था। अंदर के हालात देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर चारों ओर खून लगा हुआ था। वो तुरंत अपने दोस्तों को जाकर ये सब बताती हैं। वो ये समझ जाते हैं कि ये काम हिडन रूम में रहने वाले आदमी का ही है। तभी मैन डोर के खुलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो तीनों छिप जाते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ पर रहकर जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जेनी कहती है कि हमें एरिक और इनगुन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो उनके साथ हुई घटना से अनजान है। इसलिए माइकल छिपे रूम से बाहर निकलता है। तभी अचानक वो आदमी उस पर कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन किसी तरह वो बचते हुए फिर से उसी रूम में अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और वह बताता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो खूनी किसी भी वक्त हम पर अटैक कर सकता है। लेकिन जेनी किसी भी हालत में टोबियास को मरने के लिए नहीं छोड़ने वाली है। इसलिए माइकल अकेला ही खिड़की से कूदकर सामने वाले केबिन की ओर भागता है, मगर बीच में लगे ट्रैप में उसका पैर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगता है और वो खूनी वहां पर आकर उसे एक ही झटके में मार देता है। ये सब देखकर जेनी भी वहां पर रुककर मरने का इंतजार नहीं करना चाहती, इसलिए वो टोबियास को किचन के स्टोर रूम में छोड़कर वहां से निकलने का आइडिया ढूंढती है। उसी वक्त टोबियास जेनी को अपने दिल की बात बोलता है, मगर जेनी अब भी एरिक से ही प्यार करती है। मगर वो टोबियास को बचाने की अब भी कोशिश करती है, इसलिए वो अब बाहर जाती है। जब वो मैन गेट पर पहुंचते हैं तो उसे वो खूनी दिखता है जो माइकल की डेड बॉडी को अंदर खींच रहा था, जिस चीज का फायदा उठाकर वो उसके हिडन रूम में जाती है, जहाँ पर उसे एक टॉर्च और शॉटगन मिल जाती है, जिसे लोड कर वो टोबियास के पास जाती है और उसे लेकर वापस जनरेटर रूम में आकर उसे बंद कर देती हैं और टोबियास को वो टॉर्च लेकर बिठा देती हैं ताकि खूनी उसे देखकर उनके बनाए हुए जाल में फंस सके। तब तक जेनी उस रूम में जाती है जहाँ पर उसे माइकल और एरिक की बॉडी मिलती है, मगर एरिक अभी भी जिंदा होता है। जेनी उसे बाहर लाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो चलने के लायक नहीं था, इसलिए वो उसे चुपचाप लेटे रहने के लिए कहती है। तभी टोबियास बताता है कि वो खूनी उनकी ओर आ रहा है। दरअसल जेनी उसे रूम में बंद करना चाहती थी और प्लान के मुताबिक वो रूम में लॉक हो जाता है, लेकिन उसी रूम में एरिक भी है और वो जिंदा है। इसलिए जेनी शॉटगन तानकर डोर को खोलती है, लेकिन वो खूनी एरिक को एक ढाल की तरह यूज कर रहा है। जेनी के पास एक ही गोली है, इसलिए अगर निशाना चुका तो उनकी मौत दूर नहीं है। मगर जब जेनी शूट करती है तो टोबियास उसे धक्का दे देता है ताकि गोली एरिक को ना लगे, लेकिन गोली चलने से वो खूनी एरिक को मार देता है। अब टोबियास ये देखकर जेनी को वहां से भगा देता है और खुद उस पर खाली गन ताने हुए खड़ा रहता है, मगर शायद उसे खाली गन का पता होता है, इसलिए वो एकदम से उसे मार देता है। वहीं दूसरी ओर जेनी स्कीइंग बोर्ड से भागने की कोशिश करती है, मगर अंधेरा काफी होने की वजह से वो भाग नहीं पाती है और वो खूनी उस पर भी हमला कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जेनी अभी मरी नहीं है। वो खूनी उन सबको मरा हुआ समझकर खींचते हुए कहीं ले जा रहा है। तभी जेनी देखते हैं कि आगे एक बहुत गहरा खड्डा होता है, जिसमें एक एक करके वो उन डेड बॉडीज को फेंकने लगता है। तभी जेनी को एरिक की जेब में पॉकेट चाकू दिखता है, जिसे लेकर वो उस पर हमला कर देती है, मगर वो उस पर कुल्हाड़ी मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी जेनी उसके सनग्लास को निकाल देती है, जिससे एक बार के लिए उसे कुछ नहीं दिखता है। तब हम देखते हैं कि वो खूनी वही आदमी होता है जो उस होटल के मालिक का बेटा है, जो कई सालों पहले अचानक से गायब हो गया था, क्योंकि उसकी एक आंख पर एक बर्थ मार्क होता है, जिससे जेनी उसे आसानी से पहचान जाती है और मौका पाकर उसे भी खड्डे में गिरा देती है। अब गिरते वक्त कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के के बर्थ मार्क की वजह से उसे हर कोई चिढ़ाता था और इसी वजह से उसके पेरेंट्स को बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। और जो सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, उस समय उसके पीछे दौड़ने वाले उसके पेरेंट्स ही थे जो उसे वहाँ पर दफना देते हैं, मगर किसी तरह वो जिंदा बच जाता है और तब से उसने सभी से बदला लेने के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस तरह वो खूनी मारा जाता है और जेनी जिंदा बच जाती है। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, मगर इसी सीरीज की 2 मूवी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपकमिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।